बच्चा जाओ। कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोरेज करता है, और एक प्लेट पे एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराते हैं, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज स्टोर कराते हैं हम इसमें। और उसका यूज़ हमने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। तो देखो अच्छे, जैसे हमारे पास कैपेसिटर है, जैसे हमने कहा कि लास्ट क्लास में एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर कराया, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज स्टोर कराया। जरूरी नहीं है ये बॉडी स्फेरिकल हो, इनकी डिफरेंट शेप हो सकती हैं। स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है। नाम मैं ले रहा हूँ, सिलेबस में हमारे इतने सारे कैपेसिटर नहीं है, सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जैसे दो प्लेट्स हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा रहे हैं और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करा रहे हैं। ऐसी कन्फिग्रेशन को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ऐसी कन्फिग्रेशन को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो क्या सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है? नहीं भाई, स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है। बट खैर, हम बाकी के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे कुछ करिकुलम में ऐसा है नहीं। तो देखो अच्छे, जैसे मान लो हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दो प्लेट्स आपस में पैरेलल हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा रहे हैं, एक पे नेगेटिव स्टोर करा रहे हैं। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो सिर्फ चार्ज स्टोरेज की बात नहीं है। बेसिकली कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं तो कैपेसिटर को हम जब चार्ज करते हैं, चार्जिंग करते हैं बेसिकली, क्योंकि जब ऐसा तो है नहीं कि आपने कैपेसिटर लिया तो स्टार्टिंग में वो चार्ज होगा। हो सकता है कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास, ये दो प्लेट्स हैं, जैसे लेट अस टेक ये प्लेट्स, और हो सकता है इनिशियली इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई कैपेसिटर लिया, जब तक चार्ज नहीं करोगे प्लेट पे चार्ज दोगे नहीं, तब तक तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो अनचार्ज होगा इनिशियली। जैसे मान लो कैपेसिटर है, इसकी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, अगर आप इसे बैटरी से कनेक्ट करोगे ऐसे सेल से, तो ये चार्ज होगा। कैसे? जैसे आपने सेल से या बैटरी से जैसे कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव को इससे यहाँ कनेक्शन किया आपने, पॉजिटिव इस प्लेट से और नेगेटिव इस प्लेट से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये कैपेसिटर अब चार्ज हो जाएगा। पहले कैपेसिटर अनचार्ज था, अब ये क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ? चार्ज कहाँ से कहाँ गया? बताओ जल्दी से, चार्ज कहाँ से कहाँ गया? बैटरी से कैपेसिटर से। तो एक्चुअली क्या है कि बैटरी से चार्ज तो गया होगा, बट बैटरी ने अपनी कुछ एनर्जी भी खा पाई होगी उसको चार्ज करने के लिए, उसको चार्ज दिया ना, बेसिकली चार्ज दिया मतलब एनर्जी खर्च की। तो बैटरी जब चार्ज करती है कैपेसिटर को, तो उसकी कुछ एनर्जी खर्च होती है कैपेसिटर को चार्ज करने में, और कैपेसिटर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। और ये एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है? आप कह सकते हो ये एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं बच्चे, अलग चीज है। पावर बैंक बहुत डिफरेंट चीज है। पावर बैंक तो बैटरी होती है, बस पावर बैंक रिचार्जेबल बैटरी होती है, बस और कुछ नहीं होता। रिचार्जेबल बैटरी के बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती हैं, बताते हैं बच्चे। रुक जाओ, धीरे धीरे करके सब बताएंगे। अभी तो बस हम देखो बच्चे बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यूजेस क्या है वो तो मैंने आपको पहले भी कहा था, बट अभी रुक जाओ, अभी कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अब हम थियोरेटिकली जा रहे हैं, बाकी हम लॉजिकली बाद में जाएंगे। बस हमें एक पता है कि हमारे पास एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोरेज करता है, जो खुद का चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब खुद की एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता। बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से खुद की एनर्जी वो क्रिएट करती है, खुद एनर्जी क्रिएट करती है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब डिपेंडेंट होता है सिर्फ और सिर्फ किसी एक्सटर्नल सोर्स पे चार्ज होने के लिए भी। और जब ये चार्ज हो जाता है तो जब इसको देना होता है तो डिस्चार्ज भी हो जाता है। बस इसका इतना सा फंक्शन होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं बच्चों, मान लो आप एक बार ये पढ़ना, मॉस्किटो रैकेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आपको क्या लगता है, मुझे सिर्फ एक बार सोच के बताना, मॉस्किटो रैकेट कैसे काम करता होगा? सर पहले उसको चार्ज कर लेते हैं। हाँ, नहीं यार ये बताओ, देखो मॉस्किटो रैकेट में छोटी छोटी बैटरी लगी होती हैं, वो बहुत हाई वोल्टेज की नहीं होती। मैं चलो आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आप आगे सोचना, फिर हम बात करेंगे। बट अभी कोई डिस्कशन इसके बारे में ज्यादा नहीं करेंगे, कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है। देखो यार, सबसे पहले अब हम बात करते हैं मॉस्किटो रैकेट की।
अगर मॉस्किटो रैकेट की हम बात करें तो मॉस्किटो रैकेट में छोटी छोटी बैटरी लगी होती है, वो बहुत हाई वोल्टेज की बैटरीज नहीं होती है। आपको पता है ना, उतनी छोटी वोल्टेज की बैटरी इतनी ज्यादा शॉक क्रिएट नहीं कर सकती है। बट ऐसा क्या सर्किट में होता है जबकि वो हाई वोल्टेज का झटका क्रिएट करता है, पता है आपको? क्या बात कर रहे हो, हाथ डाल के देखो पता चल जाएगा बच्चे, बहुत हाई वोल्टेज होती है वो, आपको भी झटका लगेगा तगड़ा वाला। 2 मिनट तक हाथ लगा के देखो पता चल जाएगा कितना है। जितना वोल्टेज वो डेवलप करता है उससे ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करता है। बट वो क्या प्रिंसिपल होता है एक बार पढ़ो, फिर हम बात करेंगे, अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे इस बारे में। एक बार देखो, जब आप फिजिक्स में डीपली जाते हो तो आप एक उसके बारे में डीपली स्टडी भी करो। मॉस्किटो रैकेट हम कितना यूज करते हैं, आप देखो क्या प्रिंसिपल है, फिर वो कैसे है। देखो ज्यादा डिटेल में तो आप नहीं स्टडी कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और इतने सारे एलिमेंट्स तो अभी आप तक आपने पढ़े ही नहीं है। खैर इस बात हम नहीं कर सकते, बट कम से कम बेसिक प्रिंसिपल तो आपको पता हो कि कैसे होता है, कैसे लो वोल्टेज से इतनी हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाती है। इंसेक्ट वाला तो अलग होता है, उसको तो हाई पावर मिल रही होती है, उसको तो डायरेक्टली एसी से मिल रहा होता है। बैटरी और कैपेसिटर में ये फर्क होता है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, बैटरी के अंदर वो एनोड कैथोड होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, भारी होती है बैटरी। कैपेसिटर तो बिल्कुल हल्का सा होता है, उसमें 2 प्लेट्स होती है मेटल की और कुछ नहीं होता बच्चे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चलता, खुद की कुछ एनर्जी डेवलप नहीं कर सकता वो काम। हाँ नहीं, काम अलग अलग है। देखो अच्छे चार्ज, बैटरी का भी चार्ज स्टोरेज नहीं करती है, बैटरी का काम स्टोरेज एक्चुअली एक तरीके से कहते हैं चार्ज स्टोरेज करती है, बट बैटरी का काम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है अच्छे, तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इधर देखो अच्छे, चलो इधर देखो अच्छे, तो ये हमारे पास ये क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। अब जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, जबकि हम एक टर्म और यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। आप बताओ अच्छे, कैपेसिटेंस से क्या समझते हो? कोई और नहीं बोलेगा, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। कैपेसिटर एक डिवाइस हुआ, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, 2 टर्म है। आपको क्या लगता है क्या फर्क होगा इन दोनों टर्म में? चलो हम एक चीज बात करते हैं, देखो अच्छे, चलो यहां पे बताओ अंशिका, बताओ रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है? देखो अच्छे, बता सकते हो रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है? रजिस्टर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो अच्छे? रजिस्टर लगाओगे तो वो मतलब थोड़ी कम, मतलब बैटरी का, मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज में बोला जाए तो देखो अच्छे, रजिस्टर एक डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। रजिस्टर एक डिवाइस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो बेसिकली रेजिस्टेंस कॉज कर रही है। एक्चुअली क्या है, जैसे हम बात करते हैं कैपेसिटर की और कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोरेज करता है, कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी है कि वो कितनी कैपेसिटी में स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कोई एक कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोरेज कर सकता है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या है, ज्यादा है। अब क्या है, देखो तो यहाँ मेन बात होती है कि इधर हरी, इधर देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, अब एक खास बात है, कैपेसिटेंस की हम बात करें तो हम कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोरेज हो सके। एक्चुअली क्या होता है, हम हर चीज में चाहते हैं कि हर चीज स्लिम हो, हम चाहते हैं मोबाइल फोन स्लिम भी हो, बैटरी बैकअप भी दे, हम लोग ऐसा चाहते हैं कॉम्पैक्ट भी हो और फायदा भी हो। तो एक्चुअली क्या है कि ठीक सेम ऐसी बात है कि अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर, एक बहुत बड़ा और एक छोटा, और छोटा जो कैपेसिटर है वो भी उतना ही कैपेसिटी वाला है, मतलब दोनों सेम चार्ज स्टोरेज कर सकता है, तो हमारा प्रायोरिटी ये होती है सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कि हम छोटे साइज का कैपेसिटर यूज करें, क्योंकि सर्किट को मिनिएचर बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी इतना मोटा फोन लेके घूमने का प्रेफर नहीं करता, कोई 1-2 अलग लोग हों तो बात अलग है। अब हरी कह सकता है शायद मैं सर को तो मोटा फोन ज्यादा पसंद आता है, बट मैं बाकी बच्चों का कोई डिस्कशन नहीं कर सकता कि ठीक कोई नहीं बच्चे इधर देखो। तो एक्चुअली क्या है, इधर देखो बच्चे, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एक कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोरेज की,
उसे हम लोग कैपेसिटेंस बुलाते हैं। बट एक्चुअली जब हम बात करते हैं कैपेसिटी की तो एक जनरल सी टर्म हो जाती है, वही कैपेसिटी एक जनरल सी टर्म हो जाती है। क्या हम उस कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं? देखो बच्चे, होता क्या है, कोई भी एक कैपेसिटर होता है, उसका कुछ कैपेसिटेंस होता है, मतलब कितना कैपेबल है वो चार्ज स्टोरेज की। तो उसकी कैपेसिटेंस जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत आराम से समझना और बिल्कुल धीरे धीरे से देखना। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप इस पे कितना भी चार्ज दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज तो आप कितना भी दे सकते हो, ओवरलोडिंग भी कर सकते हो। बट दिक्कत क्या आएगी कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दे दोगे तो इन प्लेट्स पे हायर, ये प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और इस प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल। उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो बच्चों एक एग्जांपल है, इस प्लेट पे 10 वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पे 10 वोल्ट का नेगेटिव पोटेंशियल है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वो आ जाएगा 20 वोल्ट। इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्चुअली क्या होता है, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस काफी हाई हो गया तो जो चार्ज होगा वो मर मिटेगा यहाँ कूदने के लिए, मतलब उसको हाई एनर्जी मिलने लग जाएगी यहाँ जाने के लिए, मतलब एक बहुत ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगा, जिससे उस जो चार्ज है जो नेगेटिव प्लेट पे रखा है उसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे पॉजिटिव प्लेट में जाने के लिए। और वो भले ही बीच में मीडियम में आपने कोई सा भी डाल रखा हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के बीच में हम इंसुलेटर यूज करते हैं, एयर वेयर यूज करो, जो भी इंसुलेटर यूज करो, वो इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके सारे सिग्नल तोड़ के चला जाएगा आगे, मतलब सब। देखो बच्चे, मुझे आइडिया नहीं माइक का वगैरह होता है, बट एक बार देख लेना, हम आगे बात करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके यहां से यहां पहुंच जाएगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो हम क्या चीज अवॉइड करते हैं और क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं चार्ज स्टोरेज हो बट इनका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई ना हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा हाई हो गया इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन को वो उकसाएगा। हाई पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तो देखो बच्चे, हमने एक यूज किया था, एक टर्म यूज की थी, बताते हैं हम बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। एक हमारा फॉर्मूला था जो कि हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है तो जो चार्ज है उसको हाई पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी। देखो बच्चे, अब जैसे मान लो, अगर मान लो हमारा कुछ सामान है कांच का, अगर मैं उसको ज्यादा ऊपर रखता हूं तो मेरे लिए ज्यादा रिस्क है, नीचे रखता हूं तो चलो मैं कहता हूं टेंशन नहीं है, बट यहां रखता हूं, बी पॉइंट पे रखता हूं, ज्यादा रिस्क है। अरे बताओ, बी पॉइंट पे मैं रखना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कांच का सामान ज्यादा हाइट पे, क्यों? अगर कोई कांच का सामान है, मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जमीन है, ए पॉइंट पे भी रख सकता हूँ, बी पॉइंट पे भी रख सकता हूँ, बट बी पॉइंट पे रखना ज्यादा रिस्क रहेगा। देखो, गिरने का चांस तो दोनों जगह ज्यादा है, बट बी पॉइंट पे हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जब नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टूटने का चांस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है चीजों में, हम क्या करते हैं, हम वो चीजें जो गिरने वाली होती है उनको अवॉइड करते हैं। भाई इतने ऊपर क्यों रख दिया, अगर गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, काम करो यहाँ रख दो, नीचे किनारे में रख दो, क्योंकि हम नहीं चाहते उनको ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दें, ताकि वो अगर गिरे इन एनी केस तो हाई एनर्जी से नीचे आ जाए। ये तो लॉजिक है ना बच्चों, डेली लाइफ का लॉजिक है ना। अब जैसे यहाँ पे भी है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन चीट फाड़ के रास्ते में अपनी जगह बनाएगा। अब इसका मतलब क्या है जो मैंने टर्म यूज किया, तो बच्चे वैसे ये कोई लॉजिकल टर्म नहीं है, बट एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, वो एयर के थ्रू भी अपना रास्ता बनाता है, एयर के मॉलिक्यूल से टकराता टकराता कैसे भी करके वो यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करता है, और इसे कहते हैं चार्ज लीकेज, जो हमको अवॉइड करनी होती है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कम रहे और चार्ज स्टोरेज ज्यादा हो, कम पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा चार्ज स्टोरेज हो। जैसे मान लो एक बच्चा जब स्टडी करता है, कहता है सर ऐसा कुछ बताओ मेहनत कम लगे और रिजल्ट ज्यादा है। ये तो इससे तो स्मार्ट वर्क कहते हैं, और किसको कहते हैं, कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट आए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम मेहनत फर्रे वर्रे बना के ले जाओ, वो बात नहीं है बच्चे, मतलब बता रहे हैं कम मेहनत मतलब पढ़ाई।
हाँ, मतलब मेहनत उतनी ना हो बट रिजल्ट अच्छा मिले। देखो अच्छा, ये स्मार्ट वर्क होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि हम चाहते ये हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कम रहे जबकि चार्ज स्टोरेज काफी अच्छे अमाउंट में हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया तो चार्ज लीकेज हो जाएगी, वो कैपेसिटर किसी काम का नहीं रहेगा। समझे या नहीं समझे? और हम थ्रेशोल्ड तक नहीं ले जाते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड मतलब समझ में आया? ऐसे नहीं कि यहां तक सह सकता है चलो और चार्ज स्टोरेज करा दो, हम काफी ज्यादा कम ही रखते हैं। ये नहीं कि मान लो ये कुर्सी है ये इतना सह सकती है चलो इतना तक चढ़ा ही दो, भाई बहुत पीछे रखते हैं हम लोग कि मतलब काफी अवॉइड करते हैं। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का मतलब बेसिकली यही होता है कि हम उस पर कम पोटेंशियल डिफरेंस के बावजूद ज्यादा चार्ज स्टोरेज करा सकें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम ज्यादा रखेंगे तो हमारे लिए रिस्क होगा। किसका? चार्ज लीकेज का रिस्क होगा, क्योंकि अगर ज्यादा इनका पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा पोटेंशियल का यहाँ पर, तो यहाँ से चार्ज जम करने के चांसेस है। तो कम पोटेंशियल डिफरेंस पे भी हाई चार्ज को स्टोर करना। दिक्कत क्या? तो लीक हो जाएगा बच्चे, फिर फायदा क्या? स्टोरेज क्या हुआ? आपने एक टैंक लिया, पानी का टैंक लिया और उसके अंदर छेद है, पानी का टैंक के अंदर छेद है, तो फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है बच्चे, इधर देखो आप आगे देखो बच्चे, यहाँ पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें क्या क्या है, तो सी जो है वो कैपेसिटेंस है, क्यू जो है वो चार्ज स्टोर्ड है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज स्टोर्ड किसका, क्योंकि चार्ज स्टोर्ड तो नेगेटिव पे भी है पॉजिटिव पे भी है। तो यहाँ पर जो क्यू है, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे मान लो लेट अस टेक एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे मान लो 20 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव, तो इस पे क्या होगा? -20 कूलम का चार्ज होगा नेगेटिव। तो कोई भी वैल्यू ले लो साइन हटा के, चार्ज कितना होता है यहाँ पर? ये जो 20 होता है ना, ये होता है। ठीक है, अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो एक ऑर्डिनरी कैपेसिटर सिस्टम पे अगर हम बात करें तो जितना पॉजिटिव इस प्लेट पे चार्ज होगा उतना नेगेटिव इस प्लेट पे चार्ज होगा, उसी चार्ज की हम बात करते हैं। जैसे इस प्लेट पे अगर +20 कूलम है, इस प्लेट पे -20 कूलम है, तो 20 कूलम चार्ज है हमारा, बेसिकली चार्ज स्टोर्ड है। 20 कूलम की हम बात करते हैं। अब वो 20 कूलम भी क्यों होता है, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे होता है, 20 कूलम क्यों ले रहे हैं। और V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? इस प्लेट का जो पोटेंशियल हुआ, इस प्लेट का जो पोटेंशियल हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस लिया उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। खैर हमें कभी ऐसा निकालना नहीं पड़ता है, जैसे मान लो यहाँ तो निकाला, जब एंट्रेंस की बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तब निकालना पड़ता है कि यहाँ इसका 10 है इसका -10 है, जो डिफरेंस निकाला वो आता है। बट फिर भी अब इसमें एक खास बात है, जैसे मान लो बच्चों बैटरी की हम बात करते हैं, जैसे एक बैटरी है, हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया कैपेसिटर के साथ, ये कैपेसिटर है, लेट अस टेक वी हैव अ कैपेसिटर, एंड अ बैटरी। ये बैटरी 10 वोल्ट की है। देखो अच्छा, कोई एक बैटरी 10 वोल्ट की है, उसका क्या मतलब होता है? कोई एक बैटरी 10 वोल्ट की है, उसका मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि वो हर एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट जितना पोटेंशियल देता है, मतलब 10 वोल्ट जितना पोटेंशियल देता है, या कह सकते हैं 10 जूल पर कूलम चार्ज एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमने आपको ये पहले बताया था। खैर चलो इसका इतना डिस्कशन नहीं है अभी। इसका मेन डिस्कशन ये है कि कोई 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है? सोचो बताओ, पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है? कोई भी एक कैपेसिटर है, उसके प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। कोई भी एक कैपेसिटर प्लेट होगा, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बैटरी पे डिपेंड करता है। अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मतलब अगर बैटरी के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा। कोई बच्चा बता सकता है क्या कारण है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे? कोई रीजन बताएगा? जैसे मान लो हमारे पास ये बैटरी है, हमने इसको कनेक्ट किया, तो चार्ज शेयरिंग तभी होती है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो इसका भी क्या हो जाएगा 10, और 10 इनिशियली नहीं होगा, 10 आखिरी में होगा। आखिरी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो होता क्या है कि धीरे धीरे से चार्ज जाना चालू होता है यहाँ पर। अब एक्चुअली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना चालू होंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना चालू होगा। तो जैसे कनेक्ट करोगे, इनिशियली कैपेसिटर प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जीरो होगा। धीरे धीरे चार्जिंग चालू होगी, चार्ज बढ़ना चालू होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ना
चालू होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। धीरे धीरे चार्जिंग चालू होगी तो चार्ज बढ़ना चालू होगा प्लेट्स पे और पोटेंशियल डिफरेंस भी चालू होगा। धीरे धीरे यहाँ से चार्ज आएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, इसका भी 10 हो जाएगा। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा और उस टाइम पे जितना ये मैक्सिमम चार्ज एक्वायर कर सकता है उतना इस पर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा और चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। अभी टाइम देते हैं बच्चे पूछने का, एक मिनट रुक जाओ बस। तो एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बहुत स्लो नहीं होता है। ऐसा मत सोचना कि आधा एक घंटा लग जाएगा। बस आप झट से लगाओ, थोड़ा सा टाइम होगा, इस पर चार्ज आ गया, चार्ज हो गया। अब इस टाइम पे इस पे 10 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर किसी का क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो बैटरी जब डिस्चार्ज होगी इसकी वोल्टेज घटेगी, ऐसा नहीं है क्योंकि बैटरी में पीछे से कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन चलता रहता है तो बैटरी की ओवरऑल वोल्टेज मेंटेन रहती है। लास्ट में ऐसा होता है जब बैटरी बिल्कुल ड्रेन होने वाली होती है, केमिकल रिएक्शन खत्म होने वाला होता है तो उसकी वोल्टेज कुछ डाउन हो जाती है। बट हम आइडियली केस में ये मानते हैं कि बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करती रहती है जब तक एंड रहेगा क्योंकि उसको कंटिन्यूसली पावर मिलती रहती है सोर्स से। अब ये बात है, अगर मान लो यहाँ पर हम लोग 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते यहाँ पर तो कैपेसिटर प्लेट पे 20 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आता। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल, बट अगर हम यहाँ से देखें Q की वैल्यू तो Q क्या हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा C इंटू वी। Q हो जाएगा यहाँ C इंटू वी। अब अगर हम देखें, अगर मैं एक बैटरी के अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करता हूँ और 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करता हूँ, किस सिचुएशन में ज़्यादा चार्ज स्टोरेज हो सकता है और क्यों? देखो बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी की, तो C होता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की हम बात करें तो कैपेसिटेंस जो होता है हमारा जो डिवाइस है उसका फिक्स्ड होता है। कैपेसिटेंस जैसे मान लो एक डिवाइस है मेरे पास, एक कैपेसिटर में खरीद के आया मार्केट से, उसका कैपेसिटेंस फिक्स होता है। इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो किसी डिवाइस का कैपेसिटेंस होता है उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। अगर हम यहां से देखें तो Q इज इक्वल टू C बाई वी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा चार्ज स्टोरेज के चांसेस हैं, बट एक लिमिट से ज़्यादा आप वोल्टेज ले जाओगे तो उससे एक प्रॉब्लम ये होगी कि इस रीजन में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो चार्ज लीकेज हो जाएगी। तो एक कैपेसिटर में एक लिमिट ही रहती है कि हम उससे ज़्यादा चार्ज स्टोरेज नहीं कर सकते। अगर चार्ज स्टोरेज ज़्यादा करेंगे तो चार्ज लीकेज का प्रॉब्लम हमको सहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो एक लिमिट्स और थ्रेशोल्ड हमेशा एग्जिस्ट करता है। समझे या नहीं समझे बताओ? तो देखो अच्छा, लास्ट क्लास में हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने बैटरी के साथ कैपेसिटर को लगाया, अब ये कैपेसिटर मान लो कुछ देर में फुली चार्ज हो जाएगा। फुली चार्ज का मतलब कि मैक्सिमम जितना इन प्लेट्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ सकता है उतना चार्ज इस प्लेट पे आ गया। अब ये जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तब सर्किट में जो करंट होगा वो स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे कोई एलईडी बल्ब लगा रखा है, कोई एलईडी बल्ब लगा रखा है, तो चार्जिंग ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग तो ये बल्ब ग्लो करेगा, बट आफ्टर चार्जिंग बैक में बट आफ्टर चार्जिंग जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा उस टाइम सर्किट में करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि जो कैपेसिटर है चार्ज हो गया तो बट इसका हम करेंगे क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि ऐसा कोई सिस्टम हम यूज़ करें सर्किट में। हम किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ डायरेक्ट यूज़ नहीं करते सीरीज में, अरे इसमें कुछ हमें कुछ मिल थोड़ी रहा है। हम इसको कंबाइंड सर्किट में यूज़ करते हैं। हम कंबाइंड सर्किट का मतलब क्या होता है, हम अगर कोई डिवाइस बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट नहीं लगा होता, मल्टीपल एलिमेंट लगे होते हैं। कैपेसिटर लगा होता है, रेजिस्टर लगा होता है, बैटरी लगी होती है, फैन लगा होता है, कुछ ना कुछ लगा होता है जो हमको प्रॉपर फंक्शनिंग करनी होती है। वो सब चीज़ें लगा रखी होती है हम लोगों ने, कई सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो ये कोई सर्किट प्रॉपर नहीं है, मतलब ये तो हमने ऐसे दिखा दिया कि कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगा दिया ऑल दो, बट ये कोई ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो बेसिकली कुछ हमारे लिए वर्क करके दे रहा हो या हमें कुछ दे रहा हो। ये तो एक बेसिक सा सर्किट ये हुआ कि हमने बैटरी के साथ कैपेसिटर को लगा दिया, अब कैपेसिटर चार्ज हो गया, बैटरी निकाल दी हमने, अभी कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया। अब मान लो मैंने इसको अलग से निकाल के रख दिया, थोड़ी देर बाद इससे मैं एलईडी अटैच कर दूं, तो जो मैं एलईडी अटैच करूंगा, अगर मान लो मैंने इससे एक एलईडी बल्ब अटैच कर दिया तो एलईडी बल्ब क्या करेगा,
ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा बताओ, कारण क्या है? क्योंकि चक्कर क्या है कि चार्जिंग प्रोसेस में इसने एनर्जी स्टोर की थी और ये जब बैटरी से इसको निकाल दिया जाएगा तो ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग प्रोसेस कैसा होगा, इधर देखो बच्चों। डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, जैसे मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको पता है हमेशा नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, यहां से यहां तक तो नहीं कर सकता क्योंकि यहां तो हमने इंसुलेटिंग मीडियम में एयर है यहाँ पर, तो हवा में तो जा नहीं सकता। बट अगर इसको यहाँ से मीडियम मिल रहा है तो इसके थ्रू जब जाएगा, जब वो इसके थ्रू जाएगा तो बैटरी तो हमारा किसी कोई डिवाइस होगा जो हमने लगा रखा है। जैसे फिलहाल इस सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने बल्ब लगा रखा है, तो जब इलेक्ट्रॉन बल्ब के थ्रू गुजरेगा तो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, बल्ब को दे देगा, और उसकी एनर्जी लगभग कम हो जाएगी और वो पॉजिटिव पे पहुंच के क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहाँ पहुंचा, न्यूट्रल हो गया, फिर ये पहुंचा, ये यहाँ न्यूट्रल हो गया, ये पहुंचा, न्यूट्रल हो गया। कुछ देर में सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, दोनों प्लेट्स क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएगी, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और जितनी एनर्जी स्टोर की थी उतनी एनर्जी सारी की सारी कंजम्पशन में चली जाएगी। कैसे? क्योंकि वो एनर्जी ऐसे जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा तो एनर्जी इस एलिमेंट को दे देगा। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हमने बल्ब लगाया हो बीच में, या कोई और एलिमेंट लगा लिया हो हमने चलाने के लिए, छोटी सी मोटर लगा दी हो। बट ये है कि ये जो बल्ब है या जो भी एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं जलेगा, तो थोड़ी सी देर के लिए जलेगा, जब तक कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर उधर मूव कर जाएंगे, उस टाइम जब सारी एनर्जी कंजम्पशन चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब तक वो ग्लो करेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। तो वैसे बच्चों मैंने आज की क्लास में कहा था कि मैं ला के दिखाऊंगा, बट मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया। खैर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे पक्का याद दिला देना। मैं कैपेसिटर लाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। कैपेसिटर को चार्ज भी करूंगा ऐसे करके बैटरी से, ऐसे बैटरी ले आऊंगा, एक कैपेसिटर ले आऊंगा, फिर कैपेसिटर लाऊंगा, एक एलईडी ले आऊंगा, डिस्चार्ज करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को। अब ये है, अब एक्चुअल में क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर ये बल्ब कितनी देर तक जलेगा। ये बल्ब कितनी देर तक जल पाएगा ये डिपेंड करता है कि उस कैपेसिटर ने कितनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर की है। जितनी ज्यादा बैटरी से उसने एनर्जी ली होगी बेसिकली और यहाँ स्टोर की होगी, उतनी ही डिस्चार्जिंग के वक्त वो दे पाएगा। समझे बच्चे? अगर आइडियल सिचुएशन रहे तो कैपेसिटर जितनी लेगा उतनी दे देगा, अगर सिचुएशन आइडियल हो। वैसे कभी भी सिचुएशन आइडियल होती नहीं है। आइडियल क्यों नहीं होती? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, शेयरिंग के दौरान कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये बच्चा है एक प्रिंस और ये दूसरा बच्चा है, ये दोनों 3 इडियट हैं और ये मतलब ये कॉलेज में गए एक ही पढ़ने। अब मान लो हॉस्टल में कंबाइंड बाथरूम में नहाने के लिए होता है बच्चों। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, डिस्कशन नहीं, इधर देखो बच्चे। तो मान लो कंबाइंड बाथरूम है, तो क्या है कि मान लो एक को तो बाल्टी बकेट ऑफ वाटर फुल मिल गया और एक के पास खाली बाल्टी है। अब खाली बाल्टी में इसने कहा यार मुझे कुछ पानी दे दे, मैं बिना नहाए रह जाऊंगा, उसने कुछ पानी इसको दे दिया, शेयरिंग थी। बट एक्चुअली क्या होता है, शेयरिंग प्रोसेस में हमेशा लॉसेस तो एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा आधा वाटर चला जाएगा, हो सकता है कुछ वाटर बाहर गिर जाए। तो ये शेयरिंग प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं। देखो नहीं बच्चे अभी कुछ नहीं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमने कैपेसिटर के बारे में, चार्जिंग के बारे में बताया, डिस्चार्जिंग के बारे में बताया। फिर हमने ये भी बताया कि सिर्फ ये सर्किट नहीं होता है, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर को हम लोग और भी एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम नहीं बच्चे अभी नहीं कह रहे हैं, अभी नहीं। जब मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, एक ये सोर्स है और एक डिवाइस है, एक बल्ब है मान लो, ठीक है बच्चों। इधर देखो बच्चों मेरी इसे ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। कैपेसिटर का यूज हम एक बेसिक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि मतलब ये यूज होता है। चार्ज स्टोरेज उसका यूज होता है, बट उस चार्ज स्टोरेज का यूज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। स्टोरेज का यूज हम अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्किट हमने दिखाया है, यहाँ पर एक बैटरी है, सोर्स है, कैपेसिटर है और ये बल्ब है। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? ऑनलाइन वाले कंफर्म करो। अलौरिका, अनन्या कोई है? चलो ठीक है यार, देखो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, किसी से पूछो। तो देखो बच्चों मान लो एक सर्किट है। अब ये सर्किट हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, ये कैपेसिटर है,
और ये एक हमारे पास बल्ब है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर यूज किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छा यहाँ पर मैंने कैपेसिटर क्यों यूज किया है मैं बताता हूँ। मान लो हमारा जो सोर्स है उसकी सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है। एक्चुअली वैसा ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई बैटरी यूज करो तो उसकी सप्लाई फ्लक्चुएट नहीं करती। कोई बैटरी पड़ी थी ना, ड्राई सेल यहाँ पड़ा, तो जैसे ये सेल है, अब देखो जैसे ये एक सेल है 9 वोल्ट का है, तो एक्चुअल में ये कंटिन्यूसली 9 वोल्ट डिलीवर करता है। ऐसा नहीं होता कि फ्लक्चुएट करे, बट मान लो इन एनी केस हमारे पास कोई सप्लाई है वोल्टेज की, वो फ्लक्चुएट कर रही है। अगर वोल्टेज की सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है, अगर वोल्टेज की सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है, और हमें डिवाइस में कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड वैल्यू चाहिए। मैं बस देखो एक लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में कभी जाएंगे तो बताएंगे। जैसे मान लो हमको चाहिए ये यहाँ पर 6 वोल्ट फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए, या फिक्स्ड करंट चाहिए, ऐसे मान लो फिक्स्ड करंट चाहिए, हमें कुछ फिक्स सप्लाई चाहिए। क्योंकि देखो भाई, आपको एक चीज शायद पता होगी कि अगर किसी डिवाइस के थ्रू फ्लक्चुएटिंग करंट पास हो या फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज अप्लाई की जाए तो फूक सकता है। आपने देखा होगा घरों में वोल्टेज अगर वेरी करने लग जाए एकदम से ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाए तो डिवाइस फूक जाते हैं। इसलिए स्टेबलाइजर वगैरह लगाते हैं। एसी के साथ स्टेबलाइजर लगा होता है आजकल, तो खैर उसके अंदर ही सब फिटेड होता है। मतलब आपने देखा होगा जो एसी पुराने थे उनके साथ स्टेबलाइजर लगाया जाता था। यहाँ और भी है, फ्रिज के साथ भी स्टेबलाइजर लगता है, टीवी के साथ भी लगता था, बट अब टीवी के साथ तो नहीं लगता, एलईडी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। तो चक्कर क्या है, मान लो फ्लक्चुएटिंग सप्लाई है, मैंने यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, तो यहाँ कैपेसिटर कैसे उस फ्लक्चुएटिंग सप्लाई को कांस्टेंट बना सकता है। मतलब मैंने कैपेसिटर क्यों लगाया है, मैं चाहता हूं कि कैपेसिटर क्या करे, उस फ्लक्चुएटिंग सप्लाई को कांस्टेंट बना दे। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे कहते हैं सर ये तो चार्ज स्टोरेज करता है, ये फ्लक्चुएटिंग सप्लाई को कांस्टेंट कैसे बना सकता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये बैटरी है, तो ये हम इसको कुछ इस हिसाब से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके डिजाइन करेंगे। मतलब देखो अच्छे, हर चीज पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन शामिल होती है कि हमको ऐसा बनाना है तो हमको इतना कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, इतनी वैल्यू का लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, ये सब सोचना पड़ता है। ठीक है, मान लो हमने ऐसा कुछ लगाया कि अगर करंट ज्यादा आए, करंट अगर ज्यादा आए तो एक्सिस करंट इस पे चले जाए, ठीक है, ताकि ये चार्ज हो जाए, इस पे चार्जिंग चालू हो जाए। और अगर करंट कम हो जाए यहां से, मतलब डिजायरेबल करंट से भी कम हो जाए, जितना चाहिए उससे भी कम हो जाए, तो उस टाइम पे कैपेसिटर हेल्प कर दे। तो एक तरीके से कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर एक तरीके से क्या हो गया, हमारा बैंक हो गया। फुल होगा तो कैपेसिटर, वो बच्चे डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं ना, डिजाइनिंग हमको कुछ ऐसे करनी है। जैसे मान लो एक बच्चा है भाई, पैसे कमाता है, जैसे नई जॉब लगी तो कुछ पैसे कमाता है, वो खर्चे होते हैं, बाकी पैसे अपनी मम्मी को दे देता है बच्चा, तो मम्मी लीजिए संभाल के रखिए, ठीक है। आगे उसने कुछ कई सारे पैसे दे दिए, फिर उसको रिक्वायरमेंट हुई तो मम्मी ने वापस दे दिए, फिर उसने कमाए मम्मी को दे दिए, ठीक है। मतलब वो ऑल दो मैं कैलकुलेटिव वे में बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्लक्चुएटिंग डिमांड है उसको हमारी सेविंग क्या कर देती है, पूरा कर देती है। सेविंग किस लिए करते हैं हम लोग बच्चों, सेविंग इसलिए तो करते हैं ना, सेविंग्स क्यों करते हैं, ताकि कभी रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको फुलफिल कर सके, फुलफिल कर सके। अभी नहीं बच्चे, अभी नहीं, अभी कोई डिस्कशन नहीं, अभी नहीं, इधर देखो, नहीं लिख लो बच्चे बाद में, अभी नहीं। देखो एक्चुअली क्या है कि ये हमारा पूरा सर्किट है, तो कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर किस तरीके से यूज हो रहा है वो डिपेंड करता है। सिर्फ ये नहीं है ये सर्किट में यूज नहीं हो रहा बच्चों, बहुत टाइप के सर्किट्स में हम उसको यूज कर सकते हैं, और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ये हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। ये तो हमने डीसी की बात की, एसी में कैपेसिटर का भी काफी अलग यूज होता है, अभी हम देखेंगे। अब 14 चैप्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट में भी कैपेसिटर का यूज किस तरीके से करते हैं। तो बहुत अलग अलग यूज है। कोई हमारे पास एक डिवाइस है, उसका काम चार्ज स्टोरेज है, चार्ज स्टोरेज करके कैसे हम उसको यूज करते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि चार्ज को स्टोरेज कर दिया जाए, फिर एकदम से बहुत सारे चार्ज मिल जाए, तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे डैम है, मान लो हमने डैम लिया, डैम वाटर स्टोर कर सकता है, फिर हमको एकदम से सारा पानी चाहिए तो डैम से सारा पानी क्या कर दिया, छोड़ दिया। या फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टोरिंग डिवाइस है, जब कभी कभार कम, जैसे हमें यहाँ पर कहा कि स्टोरेज ऐसे करे कि जब एक्सेस जा रहा है तो ये स्टोरेज में चला जाए, और जब कम हो जा रहा है तो ये स्टोरेज से क्या हो जाए, सप्लाई हो जाए। तो ये अलग अलग तरीके से यूज है। जैसे वीडियो शेयर की गई थी उसमें भी आपने देखा था, उसमें एक अलग यूज था कि हमने स्टोरेज कर दिया, फिर एकदम से बहुत सारा हमको एनर्जी चाहिए थी, एकदम से हमने सारा चार्ज क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया।
तो खैर अपनी अपनी बात है बच्चों। तो अब हम ये फॉर्मूले पे बात करते हैं बच्चों। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि C होता है कैपेसिटेंस, Q क्या होता है चार्ज ऑन प्लेट्स, एंड V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब मैंने आपको ये बात बताई थी तो मैंने कहा था कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो ये बताता है कि कोई भी एक कैपेसिटर हमारे पास जो है वो कितना चार्ज स्टोरेज कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। कोई एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसकी यूनिट जो होती है वो फेराड में होती है, एफ फॉर फेराड। बट एक्चुअली क्या होता है, आमतौर पे जो कैपेसिटेंस होता है वो फेराड के टर्म में नहीं माइक्रो फेराड के टर्म से मेजर किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है 1 फेराड बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। अब 1 फेराड बहुत बड़ी यूनिट इसलिए होती है कि जो हमारे पास आज तक कैपेसिटर बने हैं वो इतनी हाई कैपेसिटी के नहीं है, उनके भी कुछ रीजंस हैं जो कि खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब कैपेसिटर हम लोग जो यूज करते हैं बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी के फिलहाल हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी उनकी नहीं है। अब हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था बच्चों की अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैंने आपको ये बताया था जो पंखे वाला जो कैपेसिटर होता है, जो पंखों में लगा होता है, कंडेंसर जिसे हम कहते हैं व्हाइट कलर का, वो जो होता है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। बट हमारे सिलेबस में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो देखो जो हमारे जो करिकुलम में है उसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ने को नहीं दिया गया है, सीबीएसई ने हमको सिर्फ कहा गया है कि हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। जब हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें कैपेसिटेंस होता है, मैंने आपको बताया। तो जब मैंने आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि कितना कोई भी कैपेसिटर चार्ज स्टोरेज करता है, उसकी कैपेबिलिटी जो होती है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये दिखने में लग रहा है आपको इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता होगा, ऐसा नहीं है, ये ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की ज्योमेट्री कैसी है। ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है बच्चों? ज्योमेट्री मतलब जैसे मान लो हमारे पास कोई कैपेसिटर है, जैसे हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो प्लेट्स आपस में पैरेलल होंगी, हो सकता है बीच में कोई मीडियम इंसर्टेड हो या ना भी हो। ये प्लेट का एरिया है और डी क्या है, प्लेट सेपरेशन है। ए यहाँ पर जो है वो क्या है, प्लेट एरिया है। ए इज प्लेट एरिया एंड डी इज प्लेट सेपरेशन। अब समझ में आया ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ समझ में आया बच्चों? ज्योमेट्री मतलब कि यार उसकी डायमेंशन जो है वो, जैसे कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके डायमेंशन में मतलब दो प्लेट्स हैं, तो प्लेट का एरिया और प्लेट सेपरेशन, प्लेट के सेपरेशन, इन दोनों फैक्टर पे किसी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। हाँ बच्चे, क्या लिखना है? ये अभी डेरिवेशन जो करेंगे वो तो लिखना ही है, आपको डेरिवेशन लिखनी है और नोट्स में भी, बट डेरिवेशन लिखो आप लोग, क्योंकि लिख लो बेटर रहेगा। अब देखो बच्चे हमारे सिलेबस में हमको, जैसे मैंने आपको बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो उसका हमें एक्सप्रेशन डेराइव करना है कि कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा। एक्सप्रेशन मतलब कि फॉर्मूला में डेराइव करना है। तो फॉर्मूला बच्चे डेरिवेशन हम आपको बता देते हैं। क्यों बच्चे, ये तो डेरिवेशन का पार्ट है। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। छोटा सा है बच्चों, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, एक दो स्टेप में आप सीख जाओगे। हाँ बच्चे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कितना कैपेसिटेंस होगा, क्या फॉर्मूला आएगा, इसको वो हमें निकालना है। ठीक है, अभी बस जैसे हम जब कैपेसिटेंस पढ़ा देंगे तो डिस्कशन करेंगे भी आपसे थोड़ी सी देर में, जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, जब हम इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये डेरिवेशन अभी कराना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम आपसे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चों इधर देखो, ध्यान दो, ज्यादा स्टेप्स नहीं है। जैसे कि बच्चों हमने बताया कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V होता है। अब ये कहां से आया इसके बारे में हमने आपको बताया नहीं कि भाई ये बस जस्ट हमने आपको बता दिया कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, ये हमें ऐसे पता चलता है कि वो कितना हाई अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है। देखो ज्यादा चार्ज स्टोरेज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई कैपेसिटर जितना ज्यादा चार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी रखेगा उतना उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, बट हमें ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें C जो
वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता हो। ज्योमेट्री मतलब डायमेंशन पे डिपेंड करता हो। डायमेंशन मतलब कि क्या कैसा है, कैसी प्लेट चूज करें, कितना कैपेसिटेंस चाहिए, तो कितनी बड़ी प्लेट्स होनी चाहिए, उनके बीच में सेपरेशन कितनी होनी चाहिए। अब जो अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ तो वो जो कैपेसिटर होता है जो सिलेंडर टाइप का वाइट कलर का होता है मार्केट में, तो आप जाओगे भैया कहोगे भैया कंडेंसर दे दो या कैपेसिटर दे दो, तो पूछेगा आपसे कितने माइक्रोफैराड का, 2 का, 4 का, 6 का। ऐसे मत चले जाना भैया कैपेसिटर दे दो, कंडेंसर दे दो। ऐसे कहोगे तो कुछ भी उठा के दे देगा। अलग अलग वैल्यू के आते हैं और दिखते सब सेम है। मैं 2 का, 4 का, 2 माइक्रोफैराड का, 4 माइक्रोफैराड का, 6 माइक्रोफैराड का, 10 माइक्रोफैराड का, उनके पास कई टाइप के कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं। दिखने में थोड़े बहुत स्लाइटली डिफरेंट होंगे, कि थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। रेट में भी डिफरेंस होता है भाई। आपको 2 माइक्रोफैराड का, 2.5 माइक्रोफैराड का, 5 माइक्रोफैराड का सेम वैल्यू नहीं मिलती है उनकी। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, कहने का मतलब ये है कि उनकी वैल्यूज होती है और वो अंदर से सबकी बनावट अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब वैल्यूज अलग है तो बनावट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। तो यहां पर क्यू क्या था बच्चों, इस पे जैसे ये प्लेट है, इस पे जब चार्ज आता है, जैसे इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू इस पे चार्ज, हमने बताया था कि क्यू चार्ज होता है। इस पे जैसे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। और वी जो होता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों प्लेट के बीच का। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अब देखो जो यहाँ पर एक खास बात है जो मुझे बतानी है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने आपको ये बताया था बच्चों, इनफाइनाइट प्लेट की बात की थी या इनफाइनाइट शीट की बात की थी। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने इनफाइनाइट शीट के बारे में डिस्कशन किया था। इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ी थी, इनफाइनाइट शीट के बारे में आपको बताया भी था। अगर मान लो एक इनफाइनाइट शीट है, हमने बताया था ये एक इनफाइनाइट शीट है, इसकी आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो क्या वैल्यू होती है उसकी, याद आया किसी बच्चे को? अभी हमने अपने टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, बताओ बच्चे आपने किया था। कोई इनफाइनाइट शीट होती है, उससे कुछ दूरी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्या एक्सप्रेशन आता है, क्या फॉर्मूला आता है? क्या हो गया बच्चे, आपने किया था शायद, आपने आंसर भी दिया था। मैंने भी 2 क्वेश्चन दिए, मतलब सबके जो 2 क्वेश्चन नहीं किए तो उसमें वो शामिल है। बताओ भाई अनन्या, लॉरिका बताओ बच्चे, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? आपने किया? मैं टेस्ट चेक करूंगा, मैं देखूंगा भी कि सबके टेस्ट जो वो बच्चे, मैं एक सिंगल शीट की बात करूं, सिंगल शीट का फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। एक सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद आ रहा है बच्चों? हेलो यार, मुझे ये एक बात बताओ यार, टेस्ट सबने दिया, सबका डेरिवेशन तो सही था मोस्टली सभी का, आंसर किसी को नहीं आता यार, गजब की बात है यार। टेस्ट बताओ, आपने 1 महीने पहले। देखो बच्चे टेस्ट नहीं है, सब ऑनलाइन का जुगाड़ है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जिस दिन ऑफलाइन टेस्ट हो गया तो पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट टाइम से ऑफलाइन ही होगा, रुक जाओ। चलो बच्चे इधर 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 देखो बच्चे, तो हमने किसी एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। और मैंने ये कहा था कि कोई इनफाइनाइट शीट या लार्ज शीट होती है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब किसी भी पॉइंट पे आसपास दूर जाओ, सेम, जैसे पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, थोड़ा दूर भी जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट क्या रहती है, सेम रहती है। और फिर मैंने आपको इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाया था, इधर देखो बच्चे, ये बताया था कि अगर 2 पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन में क्या होगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव शीट है, इधर देखो, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, याद आ रहा है बच्चों? तो इधर देखो ये बच्चे, ये उनमें से कौन सा केस हुआ, बताओ? दूसरा वाला कौन सा, जिसमें एक पॉजिटिव शीट है और एक नेगेटिव शीट है। देखो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब नहीं दे रहे यार, बुरी बात है भाई। पहले आप लोग इतना जवाब देते थे सर, ऑफलाइन वालों को आप पूछने नहीं देते। ठीक है, हम जिसे पूछ रहे हैं वो जवाब देना। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है ये बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए क्या फॉर्मूला था बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या फॉर्मूला था इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या फॉर्मूला था, याद करो। सर KQ तो क्या मन मारो यार, अगर एक पॉजिटिव शीट है और एक नेगेटिव शीट है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी पॉइंट पे निकालना है, क्या फॉर्मूला था?
दो पॉजिटिव शीट में था, जब दोनों पॉजिटिव में दोनों नेगेटिव होगी तो 0 होगा। देखो बच्चे हमने बताया था कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पन्ने पलट रहे हो। पॉजिटिव की वजह से इधर अवे और नेगेटिव की वजह से उसके पास, ऐसे बताया था ना। दोनों की वजह से इधर होगी, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी, मतलब दिस इंटू 2 हो जाएगा। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। यार कैसे बच्चे भाई भूल जाते हैं सब कुछ। अगर एक पॉजिटिव शीट है और एक नेगेटिव शीट है तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नोट्स में देख सकते हो अभी आप लोग खोल करके। और वैसे मैंने बताया था बच्चों, जैसे एक शीट है, इसकी वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स। पॉजिटिव से अवे होती है ना, मतलब दूर जा रही है, और नेगेटिव के पास आ रही है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट साइड होगी। और टोटली ये फॉर्मूला था। मैं दोबारा नहीं पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव जैसे इस पॉइंट में निकालना, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास। ठीक है, देखो बच्चे देखना, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। अच्छा देखो बच्चे, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो एक रिलेशन पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन थी, कोई बच्चा बताएगा? E = माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, एक रिलेशन पढ़ी थी हमने। अब ये रिलेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है इसका यूज है। अभी हम जो फॉर्मूला ये डेरिवेशन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज है। अब देखो बच्चे, जैसे यहाँ के बारे में बात की जाए तो यहाँ 2 शीट्स है हमारे पास, और इन दोनों शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को चाहें मैन्युपुलेट करके क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन हटा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएं तो पोटेंशियल घटता है। हम इसको V/d लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने कैसे लिख दिया इसको V/d, एक्चुअली क्या है देखो बच्चे, यहाँ पर हमने V/d ऐसे लिखा क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को V ले लिया मान लो। अब हम तो कुछ भी ले सकते हैं भाई, हमारे हाथ में, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, हमें कोई मना थोड़ी कर रहा है हम। और डेल्टा आर क्या था, सेपरेशन था। अब जैसे यहाँ दोनों प्लेट का सेपरेशन है, ये क्या है D, तो यहाँ सेपरेशन क्या है D, तो इसको हम ये फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सुटेबली अपने हिसाब से। और क्या हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, जैसे सिचुएशन है वैसे हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि मान लो बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब हम जब बात करते हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की, तो C = Q/V होता है। Q प्लेट पे चार्ज स्टोर्ड होता है और V इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड = पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन। ये हमने फॉर्मूला बताया था और इसके ऊपर काफी अजीब अजीब से न्यूमेरिकल भी कराए थे एंट्रेंस वाले, याद करो, IJK वाले, सबको याद होगा अच्छे से। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V लिख दिया, प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने D लिख दिया। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V क्या आ जाएगा, E × D आ जाएगा। ये क्यों निकाला हमने, ऑब्वियसली बात है, हमको पुट करना है, हमको ये डेरिवेशन करना है, हमको V की वैल्यू पुट करनी है। V की वैल्यू ये आई। अब यहां पर V की वैल्यू तो आ गई, बट क्या कुछ और भी पुट करना है? बिल्कुल। देखो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने आपको बताई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट मत बोलो बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट बच्चे, ये आ गया? ये पता है ना, प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये होती है, ये रिलेशन ये होता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और रिलेशन बताया था, इसे क्या कहते हैं बच्चे, सिग्मा क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, याद है किसी बच्चे को, व्हाट इज सिग्मा? बिना पलटे बताओ। सर लिखा ही नहीं मैंने, कुछ जॉब लिखवाया है, तब भी ट्राई करता हूं कि अपना मिल जाए। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है मैंने आपको बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। बेसिकली यहां पर जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 3 फॉर्मूले हम यूज करते हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 3 फॉर्मूले पुराने, जिसमें से ये जो फॉर्मूले हैं ये तो ना फॉर्मूले फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलेज हैं, और ये जो फॉर्मूला है सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला है। तो हम फिर से क्या करने वाले हैं, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं। तो इससे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q/A∈0D। तो बच्चों एक काम करो, इसे थोड़ा सा देख लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसे देख लो आप लोग अच्छे से। देखो बच्चों, हम लोग अभी एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। तो जिस तरीके से कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमें उसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है,
तो मैंने आपको ये बताया था कि वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। अब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा, और जो V की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है जो कि क्या है क्यू डी और अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ये जो अपॉन में लिखते हैं, देखो बच्चों अपॉन वाली चीज़ ऊपर आ जाती है, तो यहाँ मैं नीचे नहीं लिख के ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये कट जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया वो आया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वेयर ए इज प्लेट एरिया एंड डी इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। एक्चुअली क्या है कि जैसे कैपेसिटर अलग अलग ज्योमेट्री का हो सकता है, जैसे मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ या स्फेरिकल कैपेसिटर हुआ या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हुआ, तो उनकी ज्योमेट्रीज बहुत अलग अलग होंगी क्योंकि उनकी शेप अलग अलग है। तो देखो जैसे मान लो स्फेरिकल कैपेसिटर की हम बात करेंगे तो वहाँ उसके रेडियस की हम बात करेंगे, रेडियस के बारे में बात करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो एरिया और प्लेट सेपरेशन की बात करते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो हर एक ज्योमेट्री में यूज होता है, चाहे आप स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करो, चाहे सिलेंड्रिकल की बात करो, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करो। बट ये जो एक्सप्रेशन है ये किस लिए डिराइव किया गया बच्चों, स्पेशली देखो लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप देख रहे हो डेरिवेशन के बाद क्या चीजें आई, प्लेट एरिया और प्लेट सेपरेशन आया। अब देखो अच्छा यहाँ पर हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस प्लेट एरिया और प्लेट सेपरेशन है जिस भी फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर होता तो कुछ और फैक्टर पर डिपेंड करता, क्योंकि वो स्फेयर है तो स्फेयर में जैसे रेडियस वगैरह, स्फेयर के केस में रेडियस वगैरह इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, समझ रहे हो बच्चे, स्फेयर में रेडियस वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे हमारा C का फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो इसका मतलब कि बेसिकली दो फैक्टर पे हमारे सामने डिपेंड कर रहा है, एक प्लेट एरिया और दूसरा प्लेट सेपरेशन पे। तो प्लेट एरिया अगर ज्यादा हो तो इसका क्या मतलब है, क्या कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या कम होगा? देखो अच्छे अगर ए ज्यादा होगा तो C ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरे सेपरेशन के हिसाब से क्या कहेंगे, इधर सेपरेशन ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं हम कह सकते हैं जिसपे कोई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड कर। देखो बच्चों हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें प्लेट एरिया दिया हुआ है, प्लेट सेपरेशन दिया हुआ है, और बोला गया है कि इस कैपेसिटर को हमने एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, और पूछा हुआ चार्ज स्टोरेज क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों दो फॉर्मूले यूज होंगे बेसिकली, एक तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी जिससे हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता चलेगा, और दूसरा C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ये बेसिक फॉर्मूला था। जब हमने कैपेसिटेंस चालू किया था तो हमने इनिशियली बताया था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है इनिशियली, ठीक है। तो रही बात सबसे पहले कि बच्चों C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लगा देंगे हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। प्लेट एरिया कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और प्लेट सेपरेशन कितना है 3 mm। क्या 3 mm को मैं 3 mm में ही रहने दूं या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? देखो बच्चों यहाँ पर हर चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें कोई पूछने का मतलब पूछने की बात नहीं है, आपको करना ही है, ध्यान रखना ये आ जाएगा। और ये फेराड में मान लो आ गया क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड में होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको अगर इधर ले जाएं तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है C इंटू वी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर हमने यहां से निकाल ली, जैसे मान लो आपने कैलकुलेट कर ली होगी, और वोल्टेज कितना है, कितनी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया 10 100 लिखा है, सॉरी बच्चे 100 वोल्ट लिखा है, 100 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ 100 लगा देंगे और Q की वैल्यू आ जाएगी। Q की वैल्यू किस में होगी, कूलम में होगी, कूलम में आ जाएगी, जो भी होगी आपने निकाल ली होगी। तो ठीक है बच्चों इसमें कुछ खास नहीं था, सच्ची बात है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं पुट करना है, हमने निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि जैसे हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला आया है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में एयर है या वैक्यूम है और कोई मीडियम इंसर्टेड नहीं है। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं एक चीज को कि अगर मान लो इसके बीच में हम कोई और मीडियम इंसर्ट कर दें, जैसे कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट कर दें, तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो
जैसे हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर बीच में हम कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट कर दें। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि क्या होगा कि वो इंसुलेटिंग मीडियम प्रिवेंट करेगा चार्ज लीकेज को। जब जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव पे जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो अवॉइड करेगा तो चार्ज लीकेज अवॉइड होगी, तो हम ज़्यादा चार्ज स्टोरेज कर सकते हैं। हमारी लिमिटेशंस मेनली क्यों होती है, हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज ही क्यों स्टोर करा पाते हैं, क्योंकि हमें चार्ज लीकेज का खतरा होता है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज डालेंगे तो लीक कर जाएगा। जैसे कैपेसिटी है इस चीज़ की, अब ज़्यादा डालो तो बह जाता है, आपने देखा होगा एक ग्लास है ज़्यादा डालोगे बह जाएगा, तो यहाँ पर बहता नहीं है, लीक कर जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर करके हवा में जंप करके पॉजिटिव पे आ जाते हैं। ये चीज़ हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, चार्ज लीकेज के बारे में सब हमने आपको पहले भी बताया है। बट देखो जब हम आगे देखते हैं कि अगर मान लो मैं इसमें इंसुलेटिंग मीडियम डाल दूंगा तो ये फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाएगा। उसको स्टार्ट करने से पहले, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहता हूं। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि मान लो हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है बच्चे, इधर देखो दो चार्ज हैं Q1 और Q2। अगर उनके बीच में वैक्यूम है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। हेलो, हाँ बच्चे बोलो, ठीक है। बट हमने आपसे ये कहा था कि अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, मीडियम को चेंज कर दें तो क्या हो जाता था। अगर मान लो दो चार्ज हैं इसके बीच में, अगर हम मीडियम को चेंज कर दें, कोई और मीडियम इंसर्ट कर देते हैं जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता था, ऐसा फॉर्मूला हो जाता था। याद करो, थोड़ा थोड़ा सा याद हो आपको, इनिशियली ही स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ाया था। फिर मैंने कहा था इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो F0 बाय Fm इज इक्वल टू EM बाय E0 आ जाता था। फिर हम लोग को इसको एप्सिलॉन r लिख देते थे, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता था। थोड़ा सा ये क्या था मैं इसको एक बार बता देता हूं, फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वहां की बात यहां करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक को रिलेटेड है। इधर देखो अच्छे, उसको रख दो, हाँ साइड में, हाँ देखो अच्छे। एक्चुअली क्या है कि F0 क्या है, यहाँ पर दो चार्ज के बीच में फोर्स जब वो वैक्यूम में प्लेस्ड हो, और Fm क्या है, दो चार्ज के बीच में फोर्स जब वो वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में प्लेस्ड हो। तब दो वैक्यूम में प्लेस्ड है तो उनके बीच में जो परमिटिविटी है उसको हम एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। परमिटिविटी एक्चुअली मीडियम से रिलेटेड होती है, हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया उसके बारे में। और यहां पर जब दूसरे मीडियम में है तो परमिटिविटी एप्सिलॉन m है। ऑब्वियसली बात है कि जब दो चार्जेस मीडियम अलग मीडियम में रखे हैं तो उनके बीच में वो इंटरेक्शन नहीं होगा जो किसी और मीडियम में होगा। मीडियम चेंज करने से इंटरेक्शन चेंज हो जाता है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। ये रिलेशन आ जाती है F0 बाय Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। फिर मैंने यहाँ पे कई बार ये भी लिख दिया था और k लिख देना इसमें आगे, और इसको मैंने नाम दे दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे बोला था उस टाइम पर, k को बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप इसको, k। देखो अच्छा ये हमने आपको बताया था, बट ये क्यों है, क्योंकि इसका कनेक्शन है। धीरे धीरे आप कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं, आपको बताते जाते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा आगे क्या है कि देखो अच्छा ये तो हमने बात की दो चार्ज के बीच की फोर्स की। बट मान लो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई एक चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फ्री स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ बाय R², और k जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R²। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर उस चार्ज के आसपास वैक्यूम या फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम या एयर फ्री स्पेस आसपास ही होता है, बट मान लो आसपास वो चार्ज जहां रखा है उसके आसपास फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम में रखा है, पानी के अंदर वो चार्ज प्लेस है किसी मीडियम में, तो भी क्या सेम फॉर्मूला रहेगा? नहीं। तो वो जो चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बिखेरेगा वो उतनी फील्ड नहीं होगी, उससे क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट फील्ड होगी। तो क्या वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखा जाए बच्चों ऐसे केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो बच्चे। तो इन अगर कोई मीडियम है, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा टाइम आपको टाइम दूंगा, ठीक है। अगर आपको मैं भी भूल गए हो तो टाइम देंगे। इधर देखो पहले, ठीक है। मान लो कोई मीडियम होता है, यहाँ पर एयर नहीं होती, वैक्यूम नहीं होता, तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम। तो वहां पर ये फॉर्मूले की जगह क्या हो जाता है, 1/4 पाई
एप्सिलॉन m q बाय r स्क्वायर। हमने बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया तो हमने इतनी डिटेल नहीं डिस्कस की थी मीडियम क्या हो जाएगा। हमने सीधे सीधे कहा था कि एक चार्ज होता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है k q बाय r स्क्वायर। और यहां तक हमने मुद्दा खत्म कर दिया था, कुछ न्यूमेरिकल करा दिए थे, कुछ टॉपिक काफी कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक किया था, बट वहां पे हमने मीडियम की बात ही नहीं की थी क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी, क्यों हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते। बट अब हमें मीडियम का जरूरत है। हम बताते हैं आपको, एक चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास का मीडियम मान लो मोस्टली एयर ही है, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी पढ़ा था ना, के क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना के। और आपने नीचे भी के को बोल लिया है। अरे बच्चे वो 2 के होते हैं यार, आपको याद है, आप भी बता रहे थे सर दोनों को के क्यों कहते हैं, आपने खुद कहा था। छोटा बड़ा के, हाँ छोटा बड़ा के होता है, स्मॉल के हो जाता है, इसको कैपिटल के ले लो आप। देखो वैसे फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, याद करो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी यहाँ पर। तो के होता है के, ठीक है, के की वैल्यू होती है। और वो ये के और वो के डिफरेंट होता है। जब स्टार्ट किया था तब भी आपने कहा था कि सर ये तो अलग अलग है, इसको स्मॉल ले लो, उसको क्या ले लो, कैपिटल के ले लो। कंफ्यूजन होता है बच्चे, बिल्कुल जायज और सही कह रहे हो आप। बट ये है कि जब एक चार्ज फ्री स्पेस में वैक्यूम में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास उसकी ये होगी, बट वो किसी मीडियम में रखा हुआ है तो उसके आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक मिनट रुक जाओ बच्चे। तो जब मान लो कि हमारा, अगर हम एक चार्ज को फ्री स्पेस में रखते हैं तो उसके आसपास जो इन्फ्लुएंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग होगी, और वो चार्ज किसी और मीडियम में रखा हुआ है तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली हमने एक चीज देखी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होता है मीडियम का बहुत मैटर करता है। ग्रेविटेशन में मीडियम मैटर नहीं करता था, यहां मीडियम मैटर करता है। क्या मीडियम चेंज हो जाता है तो हर चीज क्या हो जाती है, चेंज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये सब भी हमने पढ़ा था, इस सब के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अगर देखो तो यहां पर भी अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ये इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें, इधर देखो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यही देखने को मिलेगा जैसा ये फॉर्मूला आया है, सेम टू सेम। खैर मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मतलब डायरेक्टली लिख देते हैं ऐसे। अगर इसको एप्सिलॉन ई नॉट लिख दो इसको, तो आपको यही देखने को मिलेगा। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि भाई देखो, अगर एक चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड करेगा वो अलग होगी, और एक चार्ज के आसपास कोई मीडियम और कोई मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग होगी। तो इसका मतलब हमको एक चीज समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे डिपेंडेंट काफी ज्यादा होती है, मीडियम पे डिपेंडेंट काफी ज्यादा होती है। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे इसको ऊपर नीचे ले आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू, कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब हुआ, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ। सर ई नॉट ज्यादा होगा, ई एम कम हुआ। सही बात है बच्चे, बट थोड़ा सा क्या आप इसको डिटेल में मुझे बता सकते हो, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मुझे एक मैं थोड़ा सा पूछ लूं क्वेश्चन, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बताना। जैसे मान लो, एक मिनट रुक जाओ बच्ची, एक मिनट रुक जाओ बच्ची। मान लो कि एक चार्ज रखा हुआ था, उसके आसपास अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट। वो चार्ज रखा था एयर में या वैक्यूम में, ठीक है, एयर में या वैक्यूम में रखा था। फिर हमने क्या किया, कोई आसपास जैसे ऐसे रखो, इस पे चार्ज था, इसमें रखा था, इसके आसपास मीडियम चेंज कर दिया, पानी में डाल दिया या कोई और गैस हो गया, कुछ मीडियम चेंज हो गया इसके आसपास, और मीडियम चेंज हो गया। उस मीडियम का के क्या है, मान लो 2 है, कैपिटल के उस मीडियम का 2 है। अब बताओ क्या हुआ इसका मतलब। सर जो मीडियम का सर मतलब वो जो एयर का होगा वो किसी मीडियम, मतलब ई नॉट इज इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ ई एम होगा। मतलब वो इसका मतलब कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और मीडियम में चेंज करने का इलेक्ट्रिक सेम नहीं रही। अब क्या हुआ, जैसे पहले अगर ई नॉट थी तो अब क्या हुई, ई नॉट बाय 2, मतलब हाफ हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई ना, इतना समझ गए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के साथ साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब इतना। ई नॉट में ज्यादा होगी और ई एम में। देखो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेशन होती है, आप अनलिमिटेड चार्ज स्टोरेज नहीं करा सकते हो। कारण क्या होता है कि अगर आप चार्ज स्टोरेज ज्यादा कराते हो, अगर इसमें ज्यादा चार्ज स्टोरेज कराते हो, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स पे ज्यादा होगा, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोरेज कराने की कोशिश करोगे, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स में, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाएगी।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी उससे जो बीच का मीडियम होगा वो भी कैसा बन जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। एक लिमिट होती है बच्चों हर मीडियम की, उसके बाद वो इंसुलेटर मीडियम भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इस क्वेश्चन में जो डाइलेक्ट्रिक क्या नाम मेंशन किया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंशन किया है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उस मीडियम की लिमिटेशन है, मतलब कैपेसिटर प्लेट के बीच में हमने कोई मीडियम इंसर्ट किया हुआ है और उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब? सर मतलब जो हमारा E होगा वो इंसुलेट करने के बाद 10% होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लिमिट तक पहुंच गई तो इसके बाद लीकेज तो चार्ज लीकेज चालू हो जाएगी, स्टोरेज नहीं हो पाएगी। तो हम अवॉइड करते हैं बच्चे कि इतना ज्यादा चार्ज स्टोरेज ना कराएं, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट करें ताकि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए जो इसके बराबर हो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई तो क्या हो जाएगा, चार्ज लीकेज चालू हो जाएगी। और स्टोरेज के मामले में हम कभी नहीं चाहते लीकेज हो, हम तो स्टोरेज कराना चाह रहे हैं, हम लीकेज क्यों चाहेंगे? तो इन्होंने कहा कि देखो हमेशा उस लिमिट तक नहीं ले जाए जाते कि भाई ऊपर तक ले जाओ। इन्होंने कहा कि सेफ्टी के लिए 10% तक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाओ, जितनी जा सकती है उसकी 10%। जैसे मान लो लिफ्ट में रोप होती है, रोप से लिफ्ट टंगी होती है, पता है आपको? मेटलिक रोप होती है, वैसी रोप नहीं होती है। अगर हम जैसे 4-5 लोग चढ़ते हैं उस पे लिफ्ट में तो उल्टा 5 नहीं, वो 50 लोगों का वेट सह सकती है एक्चुअल में, पता है ना? नहीं, 10 गुना से ज्यादा होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10। सुनो बच्चे बताते हैं, सुनो मेरी बात को। एक्चुअल में जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट की जो रोप होती है, वो अगर 5 बंदे अलाउड है तो 50 बंदों का वेट सह सकती है। बट 5 ही बंदे अलाउड होते हैं क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि चलो कोई नहीं, जितने चढ़ाने चढ़ा दिया, अगर आज गिर जाए कल गिर जाए कोई टेंशन नहीं है। एक टर्म यूज होती है बच्चे मैकेनिकल में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कितना हम सेफली चलना चाहते हैं। अगर वो ज्यादा इधर तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक टर्म यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में कि हम मतलब कितना कंपैरेटिवली कम ले जाएं तो ज्यादा बेटर है। तो उन्होंने कहा कि उतना मत ले जाओ, सिर्फ उसके 10% तक ले जाओ ताकि हमको ज्यादा हमें सेफ्टी रखनी है अपनी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तक ले जाने में कोई मतलब इतनी तक ले जा सकते हैं, बट हमको इतनी नहीं ले जानी है। कितनी ले जानी है इसकी? 10%। इसकी 10% इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई बच्चे? 10% ऑफ दिस क्या हो जाएगा? इंटू 10% ऑफ दिस 10% क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट्स होती है आमतौर पे, हम जो मेनली यूज करते हैं, एक होती है न्यूटन पर कूलम, एक होती है वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब ये कि यहां पर हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं ले जाना चाहते कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे ऊपर मत ले जाना क्योंकि चार्ज लीकेज अवॉइड करनी है हमको। इधर देखो बच्चे, अगर हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ले जा सकते हैं, जो कि वैल्यू आ गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे रखा है कितना है? 1 किलो वोल्ट। ये कितना है बच्चों? 1 किलो वोल्ट। किलो मतलब क्या होता है? किलो मतलब होता है 1000। किलो का मतलब होता है 1000। ये क्या हो जाएगा? 1000 वोल्ट। क्या होगा बच्चे बताओ? ये जो E और V की वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? V और E की वैल्यू से क्या आ जाएगा? यहां V और E पुट करेंगे तो D आ जाएगा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं बच्चों, यहां पर E कितना है? 10 की पावर 6। V कितना है? 10 की पावर 3। D कितना हो जाएगा? इसको नीचे ले आएंगे, 10 की पावर 3 बाय 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा? बोलो, 10 की पावर -3 मीटर। ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या कोई चीज ऐसी है जो अननोन है? कोई चीज अननोन है? ये फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। ये वैल्यू हमको पता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको याद है, पता है। प्लेट एरिया हमको निकालना है। डी की वैल्यू हमको पता है। सी की वैल्यू हमको दे रखी है 60 पिको फेराड। पिको मतलब कितना होता है बच्चों? बोलो। -12। हमने आपको लाया था मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। मिली क्या होता है बच्चों? 10 की पावर -3। माइक्रो कितना होता है? 10 की पावर -6। नैनो क्या होता है? 10 की पावर -9। पीको होता है 10 की पावर -12। शाबाश, देखो अच्छे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी टॉप करेगा। ठीक है, इधर देखो। तो एक्चुअल में क्या है बच्चे? ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इससे हमारे पास प्लेट एरिया आ जाएगा। समझे बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को?